हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ मुस्तफा सैफी। और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बीटेक 5th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट हीट एंड मास ट्रांसफर की यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक, जिसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले हीट ट्रांसफर क्या होता है और थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली आप लोग सेकंड ईयर में थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वी विल कंपेयर द हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट विद द थर्मोडायनामिक्स। सेकंडली वी विल डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, कि हीट ट्रांसफर के मोड कौन कौन से होते हैं। तो हीट ट्रांसफर के मोड कौन कौन से होते हैं, आपने नाम सुने होंगे। कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। आपने साइंस में कभी पढ़ा होगा स्कूल टाइम में कि कुछ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कुछ होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट में इन मोड्स के ऊपर पूरी पूरी यूनिट दी हुई है, तो आपको डिटेल में पढ़ना है। कंडक्शन किसे बोलेंगे, कन्वेक्शन किसे बोलेंगे और रेडिएशन किसे बोलेंगे, इसके लिए कौन कौन से हम लोग लॉ यूज करते हैं, तो वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जिसके थ्रू वो हीट को ट्रांसफर करता है, तो इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, वो भी डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर घटने से हमारा कंडक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है। देन वी विल डिस्कस अबाउट दी हीट कंडक्शन थ्रू अ मटेरियल ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी, कि अगर किसी मटेरियल कंडक्टिविटी वेरी कर रही हो, ठीक है, तो अगर वेरी कंडक्टिविटी आपको दे रखी होगा तो आप कैसे उस हीट ट्रांसफर की वैल्यू को पता करेंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक AKTU के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रॉम दीज टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चन अभी तक आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वो सारे टॉपिक, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस यूनिट में, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा हीट एंड मास ट्रांसफर, जिसको हम लोग HMT बोलते हैं, दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द कोर सब्जेक्ट। इससे आपके एंड सेमेस्टर के साथ साथ आप इस वीडियो की हेल्प से आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, लाइक गेट का एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, तो वहां भी आपको ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। So we will discuss all the topics which are important from your AKTU exam as well as for your competition exam also. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा पहले, हमारे गेटवे क्लासेस के एप्लीकेशन में 2 कॉम्बो पैक अवेलेबल हैं। एक कॉम्बो पैक में आप सेमेस्टर 5th और सेमेस्टर 6th यानी कंप्लीट थर्ड ईयर के लिए हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको सारे जो 8 सब्जेक्ट रहेंगे, वो सारे के सारे 8 सब्जेक्ट आपके इस कॉम्बो पैक में अवेलेबल रहेंगे, जो आपका सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के लिए वैलिड रहेगा। तो इसकी वैलिडिटी जो रहेगी टिल दी सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड ऑफ दी 6th सेमेस्टर, यहां तक आप इजीली इस कोर्स को अवेल कर सकते हो, आप जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, डिटेल्ड नोट, आपको वीडियो लेक्चर सब आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही साथ वन शॉट वीडियो भी आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर मिल जाएंगे। देन जो हमारा दूसरा एक कॉम्बो पैक अवेलेबल है, दिस इज ओनली फॉर दी 5th सेम। तो आप अगर चाहते हैं कि आप पूरे साल के लिए नहीं ले सकते या नहीं लेना चाहते, सिर्फ आप सेमेस्टर 5th के लिए लेना चाहते हो, तो आप हमारे पास दूसरा कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है, जिसमें आप जो 4 कोर सब्जेक्ट हैं आपके इंक्लूडिंग हीट एंड मास ट्रांसफर, यहाँ पर आप इजीली इनकी डिटेल्स, वीडियो लेक्चर्स, इनके डिटेल्स, आपके PDF के नोट्स, वन शॉट वीडियो सब आपको वहां पर मिल जाएगा। हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखा है, किसी को प्रॉब्लम रहेगी तो आपके पास इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी मदद की जाएगी। खास तौर से आपके लिए एक इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑफर आया हुआ है, जिसका कूपन कोड है इंडिपेंडेंस डे। आप ये कूपन लगाएंगे तो उस एप्लीकेशन पे आपको इस कूपन की हेल्प से आप 511 रुपए का वहां पर ऑफ इजीली आप अवेल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको 16 अगस्त से पहले पहले लेते हैं, तो इसकी वैलिडिटी जो है इस कोड की वो 16 अगस्त है। 16 अगस्त से पहले अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हो तो आप इजिली 511 रुपए का इसमें डिस्काउंट अवेल कर सकते हो फॉर ऑल द कोर्सेज, फॉर द बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो दिस इज द सिलेबस। सिलेबस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी उसमें हमने डिटेल्स सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि हमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, मोड्स के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसमें हमें जो कवर करना है वो हमें कवर करना है स्टडी स्टेट वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। ठीक है, अगर आपको सिलेबस के बारे में डिटेल्स में देखना है तो आप लोग मेरी जो प्रीवियस वीडियो जो हमने आपको आपके पास एप्लीकेशन में दे रखी है, वहां से आप इजीली इस सिलेबस की वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें वहां पर मैंने डिटेल में समझाया है कि क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ने हैं और किस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन टुडेस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये यहां तक हम लोग ये टॉपिक सारे के सारे आज लेक्चर नंबर 1 में कवर कर लेंगे। चलिए, तो ये AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अभी तक यूनिवर्सिटी ने आपसे एग्जाम में पूछे हैं। तो एक बार पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप लोग जस्ट एक बार नजर मारिएगा इस पे, देन वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक्स। जब टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे, जब पढ़ेंगे, तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर, जब लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा, तब आप देखिएगा दोबारा इसको, जो जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं जो यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं पिछले सालों में,
तो आप लेक्चर अटेंड करने के बाद तब देख आप समझ पाएंगे कि आप कितना कंफर्ट रहेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमारे एक में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये इस लेक्चर से जो क्वेश्चन है, लाइक हीट ट्रांसफर में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द हीट ट्रांसफर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इन इंजीनियरिंग, ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक नंबर 1, टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे, देन अप टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स, देन वी विल अगेन कम टू दिस स्लाइड। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अभी थर्मल साइंस के, व्हाट इज थर्मल साइंस। तो देखिए थर्मल साइंस बेसिकली क्या, थर्मल साइंस में आपके जो थर्मल साइंस है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड एज द थर्मोडायनेमिक्स, जो आप लोग ऑलरेडी सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, एंड द सेकेंड वन इज द हीट ट्रांसफर। तो यू कैन से हीट ट्रांसफर इज द पार्ट ऑफ द थर्मल साइंस, ये एक पार्ट है थर्मल साइंस का, थर्मोडायनेमिक्स थर्मल साइंस का पार्ट है, और हमारा हीट ट्रांसफर किसका पार्ट है, थर्मल साइंस का ही पार्ट है। तो हीट ट्रांसफर इज द पार्ट ऑफ द साइंस इन विच वी डील विद द मोड एंड द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है फिलहाल कि जो हमारा हीट ट्रांसफर होती है इट इज द पार्ट ऑफ द थर्मल साइंस, ठीक है। सो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हीट क्या होता है हमारा, एक हीट फॉर्म किसकी फॉर्म है, ये एनर्जी की फॉर्म है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर होती है ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट ट्रांसफर होने के लिए ये कंडीशन मस्ट है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर मैं इस रूम में एक कप चाय रख दूं तो उस चाय की जो हीट है वो ट्रांसफर कब होगी, जब रूम का टेम्परेचर उससे कम होगा। अगर रूम का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर दोनों बराबर एक टाइम पे जब आ जाएंगे तो उस टाइम पे हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगी, वहां पे हीट ट्रांसफर हमारा बंद हो जाता है, हीट ट्रांसफर कुछ भी नहीं होता है। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो क्या है, देयर मस्ट बी अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज और बिटवीन द टू सिस्टम। जब तक वो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक हीट ट्रांसफर नहीं होगा। देन the science that deals with the determination of the rate of such energy transfer is called as the heat transfer। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे ही हम लोग हीट ट्रांसफर बोलते हैं। तो हीट ट्रांसफर इज दैट ब्रांच ऑफ थर्मल साइंस which deals with the rate and the mode of the heat transfer or the energy transfer due to the temperature difference। चलिए आगे देखते हैं इसमें अब थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस हीट ट्रांसफर। ये क्वेश्चन है जो AKTU 2021-2022 में से पूछा गया था at the end semester examination कि what is the difference between the thermodynamics and the heat transfer। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक स्लाइड दिखाई थी, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए थे, उन स्लाइड को दोबारा हम लोग देखेंगे बाद में जब टॉपिक कवर कर लेंगे। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडायनेमिक्स एंड द हीट ट्रांसफर, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हमें नीड पड़ी हीट ट्रांसफर पढ़ने की जबकि हम ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर इज, जो थर्मोडायनेमिक्स होता है इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम स्टेट्स। जो थर्मोडायनेमिक्स मतलब वो क्या करता है, इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम स्टेट्स एंड चेंजेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू स्टेट टू द अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट्स। कोई भी सिस्टम है, कोई भी बॉडी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रही है। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताता है, थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट्स के बारे में बताता है कि इस स्टेट में किसी क्या कंडीशन है, इसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, एटसेट्रा, जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी। सेम स्टेट 2 पे इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लेकिन अब आगे बात करते हैं आपको, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा है हमें, थर्मोडायनेमिक टेल्स अस हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड एज द सिस्टम अंडरगोज द प्रोसेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर। एक इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट तक पहुंचने में वो कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा है, हाउ मच वर्क इज डन, कितना वर्क डन हुआ है, एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, उस सिस्टम की फाइनल स्टेट क्या है, यानी कि उसका टेम्परेचर, जो भी उसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एटसेट्रा, तो वो सब क्या है, वो हमें क्या मिल जाती है, फाइनल स्टेट में मिल जाती है। तो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हमें इन सब के बारे में बताता है। अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स हमें अभी यहां पर ना तो ये बता रहा है कि किस रेट से हो रहा है, रेट का मतलब कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है पर सेकंड, सिस्टम के बारे में बता रहा है कि सिस्टम 1 में और सिस्टम 2 तक पहुंचने में इक्विलिब्रियम स्टेट में उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी स्टेट्स क्या है। लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड व्हाट इज द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर, किस मोड से हीट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो ये रेट और मोड के बारे में अगर मुझे पता करना है तो मुझे थर्मल साइंस का जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है हीट ट्रांसफर, मुझे वहां पर जाना होता है। तो हम दूसरा पार्ट जो देख रहे हैं, बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफर की, तो हीट ट्रांसफर डील्स विद द सिस्टम दैट लैक थर्मल इक्विलिब्रियम एंड दस इट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना। तो ये कैसी होती है, हमारी एक नॉन इक्विलिब्रियम फिनोमेना होती है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। अब हीट ट्रांसफर में क्या बताता है, तो हीट ट्रांसफर टेल्स अस दी हाउ हीट, यानी विद व्हाट मोड इज ट्रांसफर्ड।
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या पता चल रहा है कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है सिस्टम 1 से सिस्टम 2 तक, वो किस मोड के थ्रू हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट इज मोड, कि किस मोड से हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो मोड के बारे में बताता है। सेकंड थिंग है हमारा एट व्हाट रेट हीट इज ट्रांसफर्ड, यानी कि किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है। हमें थर्मोडायनेमिक्स क्या कर रहा था, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं बता रहा था कि किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है, बट थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर क्या कर रहा है, मुझे रेट के बारे में बता रहे हैं, यानी कितने वॉट, कितनी जूल पर सेकेंड मेरी हीट ट्रांसफर हो रही है, बिकॉज हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम एनर्जी टर्म में इसको मेजर कर रहे हैं जूल पर सेकेंड। तो किस रेट से ट्रांसफर होगी पर सेकेंड और किस मोड से ट्रांसफर होगी, दिस इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइड विद द हेल्प ऑफ द हीट ट्रांसफर ओनली। तो इसके लिए हमें हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर टेम्परेचर कैसे डिस्ट्रीब्यूट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए, अगर कोई चाय का एग्जांपल ले, तो अगर चाय का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और चाय का एग्जांपल जो मैंने लिया है आपको, फॉर एग्जांपल ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर का टेम्परेचर रूम का मान लेता हूं मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जाहिर सी बात है हीट क्या होगी, इसकी धीरे धीरे ट्रांसफर होती रहेगी इन्वायरमेंट में, रूम में, और चाय आपकी ठंडी होती रहेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब दोनों का टेम्परेचर लगभग 30 के आसपास पहुंच जाएगा। जब रूम टेम्परेचर पर टेम्परेचर पहुंच जाएगा तब भी इसमें कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं चाय रखने के बाद, सपोज मान के चलिए 5 सेकंड के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा, या 50 सेकंड के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा, या 100 सेकंड के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया होगा, तो इसका जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, उसके लिए मुझे हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, या मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी थर्मोडायनामिक्स एंड दी हीट ट्रांसफर। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। दिस एप्लीकेशन आर आल्सो आस्क्ड इन द एकेटीव एग्जाम इन 24-25 2024-25 में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द हीट ट्रांसफर इन द इंजीनियरिंग फील्ड। तो कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी हुई है कॉमन कॉमन सी, इसके अलावा और भी बहुत सारी हो सकती है, आप वो भी लिख सकते हैं, बट दीज आर द कॉमन एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन एंड द कन्वर्जन, स्टीम पावर प्लांट, सोलर एनर्जी कन्वर्जन, जितना भी होता है, जितने भी आपके स्टीम पावर प्लांट होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लांट है सपोज एनटीपीसी, जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहां पर जो स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं जहां पर स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वहां पर हमें हीट ट्रांसफर की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हीट की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि जो स्टीम आप यूज कर रहे हो, तो स्टीम का जो टेम्परेचर है वो उसकी हीट को बाहर रिमूव ना कर पाए, हीट ट्रांसफर की वजह से स्टीम का टेम्परेचर कम ना हो जाए। तो इसके लिए हमारे लिए हीट ट्रांसफर की सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत होना बहुत जरूरी है। देखिए मैं बार बार हीट ट्रांसफर नाम ले रहा हूं, मैं मास का नाम कम ले रहा हूं, बिकॉज जो मास ट्रांसफर है दैट इज द वेरी स्मॉल पार्ट इन अवर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो होता है हीट ट्रांसफर, बट चूंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है हीट एंड मास ट्रांसफर, तो मास का बहुत छोटा सा पार्ट है लास्ट का, ओनली 0.25 यूनिट। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। तो मैं हीट एंड मास ट्रांसफर ना कहकर मैं आपको फिलहाल हीट ट्रांसफर वर्ड यूज कर रहा हूं, एचटी। नाउ द सेकंड एप्लीकेशन इज द रेफ्रिजरेशन एंड द एयर कंडीशनिंग। जो आप घर में फ्रिज और एसी यूज करते हो, उसकी स्टडी के लिए हमें हीट ट्रांसफर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रहा है, किस रेट से वो आपकी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एप्लीकेशन लाइक ओवन्स, स्टोव एंड टोस्टर्स। ये डोमेस्टिक एप्लीकेशन है जो आप घर में यूज करते हो, जो ओवन होता है, स्टोव होता है या टोस्टर होता है, इन सब में जो कंसेप्ट यूज होता है वो हीट ट्रांसफर का कंसेप्ट ही यूज होता है। नेक्स्ट है कूलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जैसे आपका लैपटॉप होता है, लैपटॉप में जब आप कुछ काम करते हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है तो आपने देखा होगा लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे एक छोटा सा फैन लगा होता है, वो फैन उसकी हीट को बाहर निकाल रहा होता है। अगर हम हीट को बाहर नहीं निकालेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक के जो इक्विपमेंट्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, कई बार आप बर्न भी हो जाते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर हमें हीट ट्रांसफर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि हम किस रेट से और किस मोड से हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं वो हम इजीली वहां पर उस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग और दी मटेरियल प्रोसेसिंग में, लाइक वेल्डिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, सोल्डरिंग, लेजर मशीनिंग, इसमें से बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, लाइक कास्टिंग के बारे में सुना होगा, वेल्डिंग के बारे में सुना होगा। यहाँ पर जब हीट जनरेट होती है तो हीट जनरेट होने के बाद कैसे वो हीट ट्रांसफर हो रही है उसकी नॉलेज हमें कहाँ मिलती है, विद द हेल्प ऑफ द हीट ट्रांसफर। तो इन ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एंड द मटेरियल प्रोसेसिंग प्लांट्स वी नीड द स्टडी ऑफ द हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल एंड द एयरक्राफ्ट। देखिए जितने भी ऑटोमोबाइल होते हैं, आप सबने देखा होगा हर गाड़ी के बाहर एक रेडिएटर लगा होता है। अगर मैं 4 व्हीलर की बात करूं या ट्रक या बस की बात करूं, तो हर इंजन के बाहर एक रेडिएटर लगा होता है। अगर आप लोगों ने देखा हो, इस तरह का एक रेडिएटर होता है जिसमें बहुत छोटी छोटी इस तरह की फिन्स लगी होती है। ट्रैक्टर में, बस में, गाड़ी में, सब में लगा होता है ये। बेसिकली दिस इज यूज फॉर द कूलिंग पर्पज, इसे भी हम कूलिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है ऑटोमोबाइल का, तो ऑटोमोबाइल में जो इंजन लगा हुआ है, जब फ्यूल बर्न होता है, आप पेट्रोल या डीजल जो भी यूज करेंगे तो फ्यूल बर्न होगा, एनर्जी रिलीज होती है, तो गाड़ी तो चल गई, लेकिन वो इंजन बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है।
इंजन हीट अप हो जाएगा तो उसको हमें ठंडा करना होता है। अगर इंजन का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो उस वजह से वो इंजन क्या हो सकता है, वो सीज हो सकता है, जो पिस्टन का मूवमेंट है वो रुक जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें वी नीड द स्टडी ऑफ द हीट ट्रांसफर इन दी ऑटोमोबाइल एज वेल एज इन दी एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग और द डिजाइन। नेक्स्ट है नेचर यानी वेदर या क्लाइमेट। लाइक अभी आप देखेंगे जब उमस का दिन आती है, लाइक अगस्त का जुलाई का, तो उमस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी से बोलते हैं हम लोग। तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एसी यूज करते हो। तो एसी का जो कंसेप्ट है वी आर ऑलरेडी सेइंग, तो एसी है उसमें किसका कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम लोग, हीट ट्रांसफर का। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एप्लीकेशन ऑफ दी हीट ट्रांसफर। मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको नोट जो मिले तो आप इजीली उसमें पढ़ पाए। चलिए ये हो गया हमारी एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखते हैं अब मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर तो हमने बता दिया भाई, हीट ट्रांसफर क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द थर्मल साइंस, जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नॉन इक्विलिब्रियम में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है या कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज अ हीट इज ऑलवेज फ्रॉम द हायर टेंपरेचर मीडियम टू द लोअर टेंपरेचर मीडियम। ये हम सबको पता है, ये नॉन फैक्ट है। जो हीट ट्रांसफर होती है हमेशा वो हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर की तरफ होती है, कभी भी हीट लो टेंपरेचर से हाई की तरफ ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए सबका कि हीट जो है वो ऑलवेज कहां से कहां की तरफ ट्रांसफर होगी, इट इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेंपरेचर टू लोअर टेंपरेचर। तो हाई टेंपरेचर से, इसको TH लिख देता हूं मैं, इसको TL लिख देता हूं। तो हाई टेंपरेचर से लो टेंपरेचर की तरफ हीट हमेशा फ्लो होती है, ये क्लियर कंसेप्ट को पता होना चाहिए। तो द हीट ट्रांसफर और द एनर्जी ट्रांसफर ऑलवेज फ्रॉम द हाई टेंपरेचर मीडियम टू द लो टेंपरेचर मीडियम, एंड हीट ट्रांसफर स्टॉप्स व्हेन द टू मीडियम रीचेस द सेम टेंपरेचर। जैसे मैं बताया मैंने, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब दोनों का टेंपरेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर हीट ट्रांसफर बंद हो जाता है। ठीक है, जब दोनों का टेंपरेचर बराबर हो जाएंगे तो हीट ट्रांसफर उस टाइम पे बंद हो जाता है, तब कुछ भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हीट ट्रांसफर हमारा हो रहा है वो कितने मोड से होता है, कितने तरीके से हो सकता है। तो हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स होते हैं खास तौर से, आपको याद ध्यान से देखिएगा इसको। हीट ट्रांसफर कैन बी डन बाय दी 3 मोड्स। कौन कौन से मोड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। किसी भी सिस्टम में, किसी भी बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर हीट का ट्रांसफर होगा तो उन 3 रीजन से होगा, या तो वो कंडक्शन होगा या सॉरी या कन्वेक्शन होगा या रेडिएशन होगा। तीनों के तीनों क्या है, ये हीट ट्रांसफर के मोड हैं। हमने अपने कन्वीनियंट के लिए इनके मोड को अलग अलग नाम दे रखा है। वो तीनों में हीट ट्रांसफर रही है, बट कहां पर कंडक्शन होगा, कहां पे कन्वेक्शन होगा, कहां पे रेडिएशन होगा, वो अब हम देखेंगे किस तरह से हमने स्टडी करना है इसको। तो सबसे पहले पार्ट ले रहा हूं मैं इसमें, कंडक्शन पार्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इज द कंडक्शन। व्हाट इज कंडक्शन, कंडक्शन क्या होता है, तो द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर in which heat transfer takes place from the higher temperature region to lower temperature region by the random collision of the molecules, vibrational interaction और the free electrons। देखिए किसी भी बॉडी में, किसी भी सिस्टम में जब हीट ट्रांसफर होगी तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर अगर हो रही है तो उसमें हीट ट्रांसफर के 3 रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, सबसे पहला हो सकता है रैंडम कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कोई भी मटेरियल अगर होगा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, उन मॉलिक्यूल्स का अगर रैंडम कोलिजन अगर हो रहा है आपस में तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें हीट ट्रांसफर की, वहां पर आपका हीट ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा जो रीजन हो सकता है वाइब्रेशनल इंटरेक्शन। ठीक है, जो वाइब्रेशनल इंटरेक्शन आप ऐसे समझते हो, जो लैटिस आपने पढ़ा होगा मटेरियल साइंस में, जो लैटिस होता है, तो लैटिस वाइब्रेशन जब होता है तो लैटिस वाइब्रेशन की वजह से भी हीट ट्रांसफर हमारी होती है। तीसरा है बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी हीट ट्रांसफर हमारी हो सकती है। तो 3 रीजन हो सकते हैं हमारे, किसके लिए, कंडक्शन के लिए। तो कंडक्शन इज द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इन विच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाई टेंपरेचर टू द लो टेंपरेचर बॉडी बाय 3 मेथड। 3 में कुछ भी हो सकता है, बाय 1 और द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2, मोर देन 1, रैंडम कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, लैटिस वाइब्रेशन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हीटिंग ऑफ द मेटल रॉड फ्रॉम वन एंड एंड अनदर एंड गेट्स हीटेड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये मान के चलिए कोई फर्नेस है या हीट है, ठीक है, अगर मैं एक लोहे की रॉड को इस पर गर्म करता हूं, आप लोहे की रॉड ले लीजिए, उसे आग में दिखाइए, तो एक एंड पे जब आप इसको हीट दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो हीट क्या होगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी। जहां से आपने पकड़ा हुआ है इसको, ये जो पार्ट है आपका, जहां से आपने पकड़ा हुआ है इसे, यहां से क्या होगा, आप धीरे धीरे कुछ टाइम का देखोगे ये गर्म हो जाएगा। जो हैंडल है ये क्या हो जाएगा मेरा, ये गर्म हो जाएगा।
तो हीट क्यों हो रही है ट्रांसफर? बिकॉज ये हाई टेम्परेचर पे था और ये वाला एंड मेरा किस पे था? लो टेम्परेचर पे था। तो हाई से लो जो हीट ट्रांसफर हुई है वो क्यों हुई है? ड्यू टू दी आइदर ऑफ दीज कंडीशन, या तो हो सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुई हो सकता है लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से हुई हो, या हो सकता है वो रैंडम कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से हुई हो। तो कोई इसका बेस्ट एग्जांपल है वो यही है कि आप किसी रॉड को अगर गर्म करते हो एक एंड को, तो दूसरा एंड क्या हो रहा है? उसका गर्म हो जाता है। कई बार जब घर पे हम लोग चाय बनाते हैं तो कई बार अगर हमारे बर्तन में अगर जो पकड़ने वाला जो हैंड होता है, इस हत्था जो होता है, उसमें अगर वो प्लास्टिक टूट जाए तो आप गर्म बर्तन को आराम से नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि हीट कंडक्शन की वजह से वहां पर वो जो मटेरियल का बना हुआ है आपका बर्तन वो गर्म हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंडक्शन मोड ऑफ द ट्रांसफर। इसके लिए आपको खास तौर से आपको बात रखनी है, इट टेक्स प्लेस इन द सॉलिड्स। जो कंडक्शन होगा हमेशा कहां होगा? इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द सॉलिड। ये आपको खास तौर से बात रखनी है, इंपॉर्टेंट है कि जहां भी किसी सॉलिड की हम लोग बात करेंगे तो सॉलिड में हमेशा कंडक्शन ही होता है। इन सॉलिड इन सॉलिड द हीट ट्रांसफर रेट और हीट ट्रांसफर मोड इज ओनली कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन को क्या रखना? कंडक्शन किसे बोलते हैं? कि अगर आपका टेम्परेचर जो हीट ट्रांसफर है वो हाई टेम्परेचर लो की तरफ हो रहा हो, और किसमें हो रहा हो आपका? ये किसी सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो क्या नाम देंगे हम लोग हमेशा? वी विल गिव द नेम इज एज कंडक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये एग्जांपल है, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपको दिखा रखा है। तो दिस इज द डायग्राम। आप किसी बर्तन में जो हम बात कर रहे थे, अगर किसी इसको हैंडल से पकड़ के गर्म करते हैं तो क्या होगा? जो हीट है, ये जो हीट आपको दिखाई दे रही होगी, ये हीट धीरे धीरे क्या होती है? ये धीरे धीरे हीट कहाँ पहुंचती है? इस हैंडल की तरफ। क्यों? क्योंकि ये मेटल है या कोई भी आपका मटेरियल है। तो अब हमने क्या नाम किया था? मैंने बताया था कोई भी सॉलिड अगर होगा तो क्योंकि जो ये बर्तन है ये किसी सॉलिड मेटल का बना हुआ है, तो सॉलिड में कौन सा ही मोड हो रहा होगा? हमेशा पर क्या होगा? ऑलवेज कंडक्शन मोड होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ था जो कंडक्शन होगा ऑलवेज कहाँ होता है? वो हमेशा सॉलिड में होता है। तो आप आंख बंद करके बता सकते हो कहीं सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या नाम देंगे हम लोग? वी विल गिव इट नेम इज द कंडक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, अगर लिक्विड के अंदर, अभी पढ़ेंगे आगे, अगर लिक्विड के अंदर हो रहा है तो बोलते हैं कन्वेक्शन। वो आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा बाद में। तो कंडक्शन क्या रहेगा? अगर सॉलिड में हीट ट्रांसफर हो रहा है और ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट है हमारा इसका गवर्निंग लॉ। तो बेसिक गवर्निंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी मॉड को पढ़ेंगे तो उसका गवर्निंग लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है। गवर्निंग लॉ का मतलब ये होता है कि आप कैसे पता करेंगे कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि हीट ट्रांसफर वो सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मॉड के साथ साथ रेट की भी बात बताते हैं कि किस रेट से हीट ट्रांसफर हुआ है। तो रेट अगर मुझे पता करना है तो रेट पता करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ लॉ चाहिए, कुछ फॉर्मूला चाहिए। तो कंडक्शन के लिए जो सॉलिड में होता है हमें, उसके लिए हमारा जो गवर्निंग लॉ है, द गवर्निंग लॉ इज फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। याद कर लीजिए बिल्कुल, जो फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन है ये क्या है हमारा? दिस इज द लॉ फॉर दी दिस इज द लॉ फॉर दी कंडक्शन। तो कंडक्शन कौन सा बेसिक लॉ यूज करेंगे हम लोग? फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। अब देखिए इसे कैसे समझ सकते हैं आप लोग। जो फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन होता है वो क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट फ्लो बाय द कंडक्शन, यानी कंडक्शन से जितनी हीट फ्लो हो रही होगी इन अ गिवन डायरेक्शन, एक गिवन डायरेक्शन में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया नॉर्मल टू द हीट फ्लो पाथ। जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर जो पाथ पे जो परपेंडिकुलर एरिया आएगा वो एरिया, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर ग्रेडियंट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? इसके प्रोपोर्शनल में होता है। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नथिंग बट इट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू दी लेंथ। यानी किसी भी बॉडी में लेंथ के साथ साथ कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हीट ट्रांसफर मुझे कंडक्शन की मुझे पता करनी, तो कैसे पता करूंगा? फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे दो बॉडी रखी हुई है, आप देख सकते हैं ये कलरफुल डायग्राम बना हुआ है। दिस साइड इज दी हॉट टेम्परेचर बिकॉज इट इज द रेड वन, उसको रेड से दिखा रखा है, एंड दिस इज दी लो टेम्परेचर या कोल्ड टेम्परेचर टीसी। तो हीट कहां से कहां तक ट्रांसफर होगी? वी ऑल नो दैट हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी। ये तो सबको क्लियर होगा कि हमेशा हीट कहां से कहां की तरफ ट्रांसफर करेगी? हाई टेम्परेचर से लो की तरफ ट्रांसफर करेगी। ये तो क्लियर है। अब जो भी इसकी लेंथ रहेगी, वट एवर इज द लेंथ, अब जो भी इसके परपेंडिकुलर में एरिया आएगा, आप देखिए हीट अगर ट्रांसफर हो जाए, आप देख सकते हैं दिस इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू दिस हीट। मैं इसको आप पढ़ते तो एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर हीट फ्लो पाथ होगी तो जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या रहेगा? इस हीट के परपेंडिकुलर में रहेगा। तो हमेशा कौन सा एरिया लेना है हमें? हीट ट्रांसफर प्रोपोर्शनल टू दी परपेंडिकुलर एरिया टू दी डायरेक्शन ऑफ द हीट एंड ऑल्सो द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन दैट डायरेक्शन। ये हमारा सिंपल सा लॉ है, हमारा फोरियर लॉ। इसको अब देखते हैं हम लोग कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं।
ये नोटेशन यहाँ पे लिख दी मैंने पहले ही, मैं इसको एक बार लिखता हूँ जरा। तो मैथमेटिकल क्या बोला मैंने, जो हीट ट्रांसफर है बाय द कंडक्शन। जो डायग्राम पीछे बनाऊं मैं, इसको डायग्राम को हल्का सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जस्ट सेकंड। ये मान लो कोई मटेरियल है, ये सपोज टेम्परेचर T1 है ये वाला एंड, और ये वाला एंड T2 टेम्परेचर है, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। मैंने ये मान लिया कि T1 जो ये वाला मेरा टेम्परेचर, ये मेरा T2 से ज्यादा टेम्परेचर है। जो इसकी लेंथ है सपोज ये x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू L तक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है मेरी, इसकी लेंथ है वो पूरी हुई कितनी, L। विड्थ कह लीजिए या लेंथ कह लीजिए, जहाँ पे ट्रांसफर हमारी हो रही है, ठीक है। और लेट अस सपोज दैट इसका एरिया है वो हमारा एरिया A हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा वाला बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर एरिया वाला, ठीक है। और हीट ट्रांसफर मेरी हो रही है फ्रॉम यहाँ से और ये वाली, कितना Q इन जा रहा है और कितना Q आउट बाहर जा रहा है। तो अभी हम क्या मान के चलेंगे, देखिए अभी हम मान के चलेंगे सारी कंडीशन को स्टडी स्टेट में। स्टडी स्टेट उसे बोलते हैं जिसमें टाइम के साथ हीट या टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा। तो क्यू इन और कितनी होगी, वो किसके बराबर होगी, क्यू आउट के बराबर। मैं मान के चल रहा हूँ कि जितनी हीट हमने इसको दी उतनी बाहर निकल गई विदाउट एनी लॉस। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तो हमारा जो फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन था वो क्या कहता है हमारा, कि जो ये क्यू कंडक्शन हमारा हो रहा है, इसको मैं सी लिख देता हूँ यहाँ पर, क्यू कंडक्शन, P स्टैंड्स फॉर द कंडक्शन। तो क्यू कंडक्शन जो है वो क्या कह रहा था कि इट इज प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो पाथ। जिस डायरेक्शन में हीट जा रही है इसके परपेंडिकुलर में जो भी एरिया आएगा एक तो इसके प्रोपोर्शन में रहेगा। एंड Q is also proportional to the temperature gradient. Temperature gradient कितना होगा, dt over dx, change of temperature with respect to the distance। अब dt कितना है, आप यहाँ से पूछो व्हाट इज द dt, तो dt की जो वैल्यू रहेगी दैट इज इक्वल टू दी T2 माइनस के T1, और dx कितना रहेगा, आपसे पूछो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ, इट इज दी x, इसको x1 x2 मान लेते हैं, x1 और x2, इसको मान लेता हूँ मैं x2 माइनस के 0। dx इज इक्वल टू x2 माइनस के x1। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, जो T2 माइनस T1 का डिफरेंस आएगा, और जो dx है वो कितना है, वो x2 माइनस के x1 है। क्योंकि देखो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस के इनिशियल वैल्यू, तो जो फाइनल वैल्यू रहेगी माइनस के इनिशियल वैल्यू जो रहेगी वो डिफरेंस निकल के dt ओवर dx आ जाएगा। dx इज द डिस्टेंस एंड dt इज द टेम्परेचर चेंज। तो dt ओवर dx जो लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसी बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये लिखा हुआ फोरियर लॉ। फोरियर ने क्या कहा, फोरियर ने ये बोला कि जो हीट ट्रांसफर कंडक्शन की तरफ हो रही है वो किसके बराबर होती है, एरिया जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा परपेंडिकुलर में वो उसके एरिया के प्रोपोर्शनल में, और टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल में होती है। इसको मैं अगर कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, QC इज प्रोपोर्शनल टू दी A इंटू dt ओवर dx, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा हुआ है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मैथमेटिकल रूल के हिसाब से तो क्या होगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो QC इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, सपोज माइनस के लगा दिया मैंने, कांस्टेंट तो क्या है, मैंने यहाँ पर माइनस साइन यूज कर लिया, इंटू A इंटू dt ओवर dx। अब ये जो फॉर्मूला है दिस इज द फॉर्मूला फॉर दी फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। अब यहाँ पर क्या क्या मैंने नोटेशन यूज किया है, सबसे पहले जो Q है दैट इज दी, ये कैपिटल Q लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं ये इसको स्मॉल q कर दे रहा हूँ, दिस वन। Q मींस हीट, जब भी हीट को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग Q से रिप्रेजेंट करेंगे। तो Q इज दी हीट फ्लो थ्रू द बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी वॉट में कितनी हीट ट्रांसफर हो दैट इज दी Q, इसको हमने Q से रिप्रेजेंट कर दिया। A क्या है भाई इसमें, A इज द सरफेस एरिया ऑफ द हीट फ्लो इन द मीटर स्क्वायर जो परपेंडिकुलर एरिया आ रहा है, तो A इज द एरिया हो जाएगा। dt क्या है, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द फेसेस ऑफ द ब्लॉक, इसमें केल्विन में या डिग्री सेंटीग्रेड में, और ds क्या है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो dt इज द चेंज इन टेम्परेचर एंड dx इज द चेंज इन लेंथ, तो dt और dx हो गया। k मैंने क्या लिया, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी एंड व्हिच इज आल्सो नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बॉडी। ये जो वर्ड यहाँ से आया ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉडी की। तो जो k वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया, k दिस इज द कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, जिससे हम ये पता करते हैं कि कोई भी बॉडी कितनी हीट ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे बतानी है आपको वो ये है, यहाँ पर हमने एक नेगेटिव साइन यूज किया है। तो वाई वी यूज नेगेटिव साइन, आप ध्यान से अगर देखें dt ओवर dx, dx कितना आएगा x2 माइनस के x1, सपोज x2 कितना है L और x1 कितना है 0,
कितना आ जाएगा ये मेरे पास एल आ जाएगा, जो डिस्टेंस है इसकी। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द T2 माइनस के T1, तो T1 क्या है हमारा, ग्रेटर देन T2 है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 80 है और ये सपोज करता हूँ थोड़ी देर T2 40 है कम वाला, हमें करना क्या है डिफरेंस के T2 माइनस के T1 यानी 40 में से 80 माइनस करना पड़ेगा, तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो जब भी डिफरेंस निकालेगा हम dt का तो नेगेटिव क्वांटिटी आती है। अब हीट ट्रांसफर के नेगेटिव में आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो हीट ट्रांसफर रेट को पॉजिटिव दिखाने के लिए वी आर यूजिंग अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव से मल्टीप्लाई होती है क्या बन जाएगा हमारा क्वांटिटी, ये पूरी की पूरी बन जाएगी हमारी एक पॉजिटिव क्वांटिटी। सो नेगेटिव साइन इज जस्ट यूज्ड टू मेक द हीट ट्रांसफर रेट पॉजिटिव। इस लॉ को बोलते हैं हम लोग फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। बहुत आसान है। अब करेंगे क्या इसमें, जब भी मुझे हीट ट्रांसफर निकालना होगा तो मैं इसमें के की वैल्यू पुट कर दूंगा, कंडक्टिविटी क्या वो गिवन रहती है, एरिया की वैल्यू गिवन रहती है वो पुट कर दूंगा, dt ds निकाल लूंगा, दोनों का बॉडी का टेंपरेचर डिफरेंस और दोनों का थिकनेस की डिफरेंस यानी कि विड्थ की डिफरेंस। तो dt और ds वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास वाट में आंसर आ जाएगा, वाट हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कंडक्शन। बस इतना आसान सा ये हमें काम करना है। चलिए अब ये जो हमने फोरियर लॉ पढ़ा है ये इसके अजम्पशन कई बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एकेटीव 2020-2021 में, जिसमें उसने पूछा था व्हाट आर द अजम्पशंस और द लिमिटेशन ऑफ द फोरियर लॉ। फोरियर लॉ की लिमिटेशन क्या है, तो ये कुछ इसमें आप कह सकते हैं दीज आर द अजम्पशंस बिफोर ड्राइविंग द इक्वेशन जो बीच में ड्राइव किया। क्या क्या अजम्पशन है हमारे, कंडक्शन ऑफ द हीट टेक्स प्लेस अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। जैसे मैंने बताया था हम ये मान के चलेंगे कि जितना क्यू इन है वो हमारे किसके बराबर है, क्यू आउट के बराबर है, कुछ भी हीट का हमारा लॉस यहाँ पर नहीं है। So this is the first assumption कि कंडक्शन जो हमारा कंडक्शन है तो कंडक्शन ऑफ द हीट टेक्स प्लेस अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन। सेकंड है द हीट फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, जो हीट फ्लो हो रही है हमारी वो सिर्फ कहां हो रही है, ओनली इन वन डायरेक्शन। द हीट इज फ्लोइंग ओनली इन वन डायरेक्शन। हीट इधर भी फ्लो हो सकती है यहां भी फ्लो हो सकती है थ्री डायमेंशनली, बट वी आर टेकिंग द हीट ट्रांसफर ओनली इन वन डायरेक्शन। दिस इज द सेकंड assumption कि हम ये मान के चलेंगे हमारी हीट जो है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर फ्लो इज लीनियर। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है कौन सा वाला, dt ओवर dx, जो पीछे हमने बात की थी dt ओवर dx की, ये हम कांस्टेंट मान के चलेंगे यानी ये चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस के साथ ही चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या माना बता दिया इसको स्टडी स्टेट कंडीशन में, और स्टडी स्टेट कंडीशन में टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। देयर इज नो हीट जनरेशन, बॉडी में खुद में कुछ भी हीट जनरेशन नहीं होगा, देयर इज नो हीट जनरेशन विद इन दी बॉडी। ये भी assumption रहेगा हमारा कि हमने ये मान के चला है कि बॉडी के अंदर कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही है। नेक्स्ट है द मटेरियल इज होमोजेनियस एंड द आइसोट्रोपिक। जो मटेरियल है वो हमारा कैसा है, वो हमारा होमोजेनियस है और आइसोट्रोपिक, यानी कि हर डायरेक्शन में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम रहेगी, वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी कि आपकी जो सपोज डेंसिटी है या आपकी जो विस्कोसिटी है या वट जो भी टर्म जिसकी बात करें प्रॉपर्टी की, तो वो हर डायरेक्शन में एक्स में वाई में और जेड में सब में सेम रहेगी, किसी में भी चेंज नहीं रहेगी। उसे बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल। So these are the assumptions made in the Fourier law and this question is also asked in the university exam of 2021 2020-21 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या बताया था मैंने आपको, वो थर्मल कंडक्टिविटी हमारी, तो मैं यहां लिख देता हूं वी नो दैट तो वी नो दैट, अभी थोड़ी देर पहले हमने भी क्या पढ़ा है, वी हैव स्टडी अबाउट दी फोरियर लॉ, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन में मैंने क्या निकाला अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन जो आई थी, दैट इज q इज इक्वल टू माइनस के a dt ओवर dx। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये हमारा फोरियर लॉ से निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, मैं वो डायग्राम दोबारा बना देता हूँ एक बार जरा यहाँ पर साइड में। दिस इज द t1, दिस इज द t2, दिस इज द x इज इक्वल टू 0, दिस इज द x2 इज इक्वल टू l। ये डिस्टेंस होगी मेरे यहाँ पर पूरी l। ठीक है, ये हीट ट्रांसफर हो रही है मेरे यहाँ पर। ठीक है, ये t1 t2 हो गया, एरियाज का मैंने माना था 8। अब देखिए यहाँ पे जो हमने मान लेते हैं, यहाँ पे क्या माना था, मैं dt मैंने माना था, यहाँ पर आपको याद होगा क्या माना था, फाइनल माइनस इनिशियल t2 माइनस के t1, और dx कितना माना था मैंने, ये माना था मैंने x2 माइनस के x1। तो क्या होता है, ये तो नेगेटिव क्वांटिटी आती है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। तो अब ये t2 माइनस t1, नॉट t2 माइनस t2 लिख गया वो, जस्ट सेकेंड,
ओ सॉरी, यहाँ पर जो क्वांटिटी टी टू माइनस टी वन है, ये क्या है, ये क्वांटिटी डी टी यहाँ पर निगेटिव आ रहा है मेरा, तो इसको मैं एक्सपेंड करूँ, अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी, डी टी कितनी है, दिस इज इक्वल टू टी टू माइनस के टी वन अपॉन नीचे क्या लिखा है एक्स, यानी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स टू माइनस के एक्स वन। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया थोड़ा सा अभी, इसको डी टी को और डी एक्स को। अब देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं आगे, इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू, इस माइनस का मल्टीप्लाई करूँ मैं अंदर, तो जब माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा के ए, ये बन जाएगा मेरा टी वन माइनस के टी टू अपॉन एक्स टू माइनस के एक्स वन। अब देख क्या हो गया, यहाँ पर मेरा आ गया, मेरा टेम्परेचर डिफरेंस हायर माइनस लोअर, टी वन इज हायर एंड टी टू इज लोअर, ये इधर यहाँ पे टी वन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन दी टेम्परेचर टी टू। अब क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो Q इज इक्वल टू के ए, इसको मैं डी टी की टर्म में ना लिख के इसको लिखूंगा डेल्टा टी की टर्म में, डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन मेरी आ गई है, दिस इज ऑल्सो द फोरियर लॉ, ये भी फोरियर लॉ है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डी टी ओवर डी एक्स में डी टी था टी टू माइनस के टी वन, और डेल्टा टी क्या आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा टी आ रहा है टी वन माइनस के टी टू, वेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू अब आ जाएगा टी वन माइनस के टी टू, हायर माइनस के लोअर, और डेल्टा एक्स तो मेरा वही है एक्स टू माइनस के एक्स वन। तो अब जो इक्वेशन मेरी आई है ये किसी फॉर्म में, ये पॉजिटिव फॉर्म में आई है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं के की वैल्यू को, कि के की कैसे डिफाइन करेंगे, तो यू कैन सी हियर, अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकालूं तो के कितना आ जाएगा, के इज नथिंग बट क्यू, के की वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन के इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, क्यू निकाल रहा हूं वैल्यू में, तो क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, के की वैल्यू निकाल लो, तो के इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू वन अपॉन ए, सही लिखा हुआ है ना, क्यू इज इक्वल टू हाँ के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये कंडीशन पे लिखी हुई है, अगर मैं इसमें ए को 1 मीटर स्क्वायर, इफ आई पुट ए 1 मीटर स्क्वायर एंड डेल्टा टी और डेल्टा एक्स एज 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर, तो मैं क्या पुट करूँ, ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर मान लो अगर मैं, और डेल्टा टी और डेल्टा एक्स की वैल्यू वन यूनिटी, यानी दोनों वैल्यू को मान लेता हूँ मैं यूनिटी। अब डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स, इसकी यूनिट कितनी आएगी, इसकी यूनिट जो आएगी वो आएगी डी, यानी कि ऊपर आएगी डिग्री सेंटीग्रेड में और नीचे डिस्टेंस है तो किस में आएगी, मीटर में, तो डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर इज द यूनिट ऑफ डी टी ओवर डी एक्स, ये इसकी यूनिट रहेगी। तो अगर मैं दोनों को यूनिटी मान लूँ, वन मान लूँ, तो उस केस में क्या आ जाएगा, अगर दोनों को वन पुट कर दो तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू, तो यार के इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से अब मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं कि जो थर्मल कंडक्टिविटी के की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर आ रही है, क्यू के बराबर। कब आ रही है, जब टेम्परेचर ग्रेडियंट भी यूनिटी है और एरिया भी मेरे कितना है, यूनिटी है। तो यू कैन से द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी और द हीट कंडक्टेड थ्रू अ यूनिट एरिया एंड यूनिट थिकनेस इन यूनिट टाइम, यानी कि टाइम भी यूनिट है, थिकनेस भी यूनिटी है और एरिया भी कैसा मेरा यूनिटी, व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज बिटवीन द फेसेस कॉजिंग द हीट फ्लो इज यूनिट डिफरेंस, यानी कि जब टेम्परेचर डिफरेंस भी यूनिटी है, ठीक है, यूनिट टाइम है, यूनिट थिकनेस है, उस टाइम में जो उसकी हीट ट्रांसफर की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आती है, उसी को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट, तो बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट ही है, कब, जब सारी चीजें हमारी क्या मानी हमने, यूनिटी। तो दिस इज कॉल्ड एज द थर्मल कंडक्टिविटी, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ये कई बार पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, इसमें ऐड कर लेते हैं जरा, ये Q इज इक्वल टू फॉर्मूला था हमारे पास वो आया था के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। यहां से मैं आपसे यूनिट पूछूं व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस के, तो के कितना आ रहा है हमारे पास, के आ रहा है Q अपॉन ए इंटू डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। अब सबकी यूनिट पुट करिए, देखिए तो के की यूनिट कितनी आ रही है, Q की किस में है, वॉट में, अपॉन नीचे एरिया किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में, और ये कितना आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड, और नीचे क्या है, डिस्टेंस यानी कि मीटर। तो मीटर से मीटर मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एम से मैं एक निकाल देता हूँ, तो कितना बचेगा मेरे पास अब
दिस इज इक्वल टू द के इज इक्वल टू वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो यूनिट रहेगी वो कितनी रहेगी, वॉट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको एक और ले देते हैं हम लोग, वॉट पर मीटर केल्विन। यानी कि आप डिग्री सेंटीग्रेड की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, केल्विन ही पुट कर सकते हो। तो दीज आर द यूनिट ऑफ व्हाट, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो मैं लिख देता हूं यहां पर यूनिट ऑफ हमारा कंडक्टिविटी के। ऐसे निकालना है आपको। आपको याद कौन सी रखनी है, आपको सिंपली ये वाली याद रखनी है, दिस वन, आइदर दिस और दिस, वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड और वाट पर मीटर केल्विन। चलिए सेकंड जो मोड है हमारा, दैट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। दूसरा नाम क्या था हमारा, नाम था वो हमारा था कन्वेक्शन। तो अब देखते हैं कन्वेक्शन के बारे में। व्हाट इज कन्वेक्शन, देखिए कन्वेक्शन जो है इट इज आल्सो द मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इन विच एनर्जी ट्रांसफर इज बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड द एडजेसेंट लिक्विड और गैस इन मोशन। किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर जब कोई लिक्विड या गैस रहेगी तो उन दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर प्रोसेस बोलेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कंडक्शन ऑफ एंड द फ्लूइड मोशन। ठीक है, तो फ्लूइड मोशन की वजह से और कंडक्शन की वजह से दोनों इसमें इफेक्ट आते हैं। द फास्टर द फ्लूइड मोशन द ग्रेटर इज द कन्वेक्शन। जितना फ्लूइड फास्ट मूव करेगा उतना ही ज्यादा हमारा कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं दोबारा एग्जांपल चाय का ले लेता हूं। अगर हम एक कप में चाय अगर रख दें तो रूम के अंदर अगर मैं चाय रख दूंगा तो उस चाय को ठंडा होने के लिए टाइम लगेगा, एज कंपेयर टू अगर मैं उस रूम का फैन चला दूं तो फैन से क्या होगा, उसके ऊपर फ्लूइड ज्यादा फ्लो करेगा, यानी कि जो एयर है वो ज्यादा फ्लो करेगी। तो जितना ज्यादा फ्लूइड का मोशन होगा उतना ही ज्यादा हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू आपका बढ़ जाएगा और चाय मेरी जल्दी ठंडी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। तो चाय को जल्दी ठंडी करना है तो मुझे फैन ऑन करना पड़ता है ताकि उस चाय के ऊपर जो एयर का मोशन है वो ज्यादा तेज हो जाए। अब जो देखते कैसे, देखिए इसको करते कैसे हैं, ये है हमारा कन्वेक्शन फिनोमेना। आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं सपोज किसी बर्तन में पानी गर्म करता हूं, ये मॉलिक्यूल्स हैं उस पानी के या किसी भी लिक्विड के, तो जैसे ही मैं हीट यहाँ पे हीट को देता हूं, आई एम प्रोवाइडिंग दिस हीट, हीट मैंने इसको प्रोवाइड कराई। अब देखिए क्या होगा, जैसे हीट मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, यानी उस लिक्विड के या गैस के मॉलिक्यूल से जब हीट को गेन करेंगे तो हीट गेन होने से इनकी जो डेंसिटी रहती है वो क्या होती है, लो रहती है। तो ये लोअर डेंसिटी पार्टिकल्स ऊपर की तरफ और जो हायर डेंसिटी के पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं। You can see due to the increase in temperature the density of the molecules will decrease। तो मॉलिक्यूल की डेंसिटी किसी डिक्रीज हो जाएगी, जो इनमें सरफेस मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं वाले, तो जैसे इनकी डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये लोअर डेंसिटी की वजह से ऊपर की तरफ और जो ऊपर हायर डेंसिटी पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। फिर जो पार्टिकल्स नीचे आ गए ये फिर से हीट अप होंगे, इनकी फिर डेंसिटी कम हो जाएगी, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे, ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। इस तरह से ये हमारा कंटिन्यूस काम चलता रहेगा। इसे बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शन करंट की हेल्प से ही हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम दी दिस सरफेस टू दी लिक्विड। अब चूंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स जो रेस्ट पे रखे हुए हैं, यहाँ पर होता है हमारा कंडक्शन और कंडक्शन, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंडक्शन। और जो मेरा लिक्विड है या जो गैस है इसके अंदर जो मेरा मोड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन जो हमारा होगा हमेशा कहाँ होगा, वो किसी फ्लूइड में होगा, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो। So conduction always takes place in the solid and convection takes place always in the fluid. Fluid means air oblique, sorry, not air, gas oblique liquid. So this is called as the convection phenomena. यहाँ पे देखा हुआ है डायग्राम में, आप देख सकते हैं हीट जब देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में करंट सेटअप होगा, जिसकी वजह से ऊपर पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करेंगे। तो बायोन्सी फोर्स की वजह से, बायोन फोर्स लगता है, बायोन फोर्स की वजह से ये पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं, जिससे हमारा करंट सेटअप हो जाता है और हीट ट्रांसफर हमारी होती रहती है, वाली हीट टू द लिक्विड। यहाँ पे स्टिल ध्यान रखना है, जो सॉलिड पार्ट है उस सॉलिड में क्या हो रहा होगा हमारा, इस सॉलिड में हो रहा है हमारा कंडक्शन। इन सॉलिड कंडक्शन टेक्स प्लेस और इन लिक्विड और इन द गैस कन्वेक्शन फिनोमेना टेक्स प्लेस। ठीक है, तीसरा भी डिस्कस करेंगे बाद में जब अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वेक्शन फिनोमेना। अब बात करते हैं हम लोग इसकी कि व्हाट इज द गवर्निंग लॉ फॉर द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ सॉरी व्हाट इज द गवर्निंग लॉ ऑफ द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। तो कन्वेक्शन जैसे कंडक्शन के लिए जो गवर्निंग लॉ था वो क्या था हमारा, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। सिमिलरली जो हमारा न्यूटन्स जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है उसके लिए जो हमारा गवर्निंग लॉ है वो क्या है हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी हमारा AKTU के 2024-25 एग्जाम में पूछा गया था कि व्हाट डू यू मीन बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग या एक्सप्लेन द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है ये देखते हैं एक बार।
देखिए जो हीट ट्रांसफर हमारी हो रही है, हीट ट्रांसफर थ्रू दी ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो कन्वेक्शन में, तो कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हमारा हो रहा है, जो हीट ट्रांसफर हमारा फ्लूइड में होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। और कन्वेक्शन के लिए जो गवर्निंग लॉ है वो क्या है हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया पार्टिसिपेटिंग इन द हीट ट्रांसफर प्रोसेस। जो हीट ट्रांसफर के पार्टिसिपेट करेगा एरिया, उस एरिया के प्रोपोर्शनल में, एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लूइड। आप ये मानिए कोई सरफेस है जिसका कोई फ्लूइड है, उस सरफेस का और फ्लूइड का जो टेम्परेचर है, तो वो सरफेस का टेम्परेचर और फ्लूइड का टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया Ts, और इसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल, इज अ फ्लूइड व्हिच इज फ्लोइंग ओवर द सरफेस, उसका टेम्परेचर मान लिया मैंने Tf। Ts स्टैंड्स फॉर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, Ts स्टैंड्स फॉर सरफेस टेम्परेचर एंड Tf स्टैंड्स फॉर द फ्लूइड। फ्लूइड मतलब कि एयर भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, तो दोनों की हम बात कर रहे हैं, दोनों में कन्वेक्शन होता है। तो Ts एंड Tf आर दी टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एंड द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। तो हीट ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो होती है वो क्या होगी, वो होगी एक तो एरिया के प्रोपोर्शनल। कौन से वाला एरिया, जो पार्टिसिपेट करेगा हीट ट्रांसफर प्रोसेस में। अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसका एरिया ये वाला भी है सरफेस का, लेकिन इसके कॉन्टेक्ट में लिक्विड नहीं है, लिक्विड में किसके कॉन्टेक्ट में, केवल हमारे इस वाले सरफेस के, तो केवल यही वाला एरिया हम लोग कॉन्टेक्ट में वाला लेंगे। तो एरिया पार्टिसिपेटिंग इन द हीट ट्रांसफर प्रोसेस, जिस सरफेस से हीट ट्रांसफर हो रही है टू द लिक्विड या टू द गैस, वही एरिया हमें कंसीडर करना है। तो लेट अस टेक A इज द एरिया व्हिच इज इन कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लूइड, एंड Q इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द, किसके कह रहा है वो, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लूइड, यानी Ts माइनस की Tf। ये है हमारा कंडीशन किसकी, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की। अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग एक बार, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो वी कैन से Q कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में Q कन्वेक्शन के लिए Q कन्वेक्शन लिख देता हूं, दिस इज कन्वेक्शन फिनोमेना, दिस इज द कन्वेक्शन फिनोमेना। तो Q कन्वेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द A इंटू T सरफेस माइनस के T फ्लूइड। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब इसको हम लोग, तो प्रोपोर्शनली से हट जाएगा, तो जब प्रोपोर्शनली जब साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, Q कन्वेक्शन इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, इसको नाम देता हूँ मैं H इंटू A इंटू T सरफेस माइनस के T। तो ये बन गया मेरा एक फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम लोग कहाँ पर, टू फाइंड द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेट। कैसे निकालेंगे, सरफेस का टेम्परेचर पता होना चाहिए, उस फ्लूइड का टेम्परेचर पता होना चाहिए, उसके ऊपर फ्लो कर रहा है, एरिया पार्टिसिपेटिंग कितना है, और H इज द कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेट। तो H क्या है हमारा, ये H इंपॉर्टेंट होता है, H इज द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेट, जैसे बोलते हैं हम लोग एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो इसके दो नाम है, तो H की वैल्यू आपको गिवन रहेगी, तो ये सारी वैल्यू पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, Q कन्वेक्शन वैल्यू को यहाँ पे इजीली निकाल सकते हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, Q कन्वेक्शन इज इक्वल टू H इंटू A इंटू डेल्टा T, where delta T is the difference between the surface temperature and the fluid temperature. So this is the Newton's law of cooling. तो Newton's law of cooling से मुझे हीट ट्रांसफर पता करनी है, तो मैं ऐसे निकाल लूंगा Q is equal to HA into delta T, यानी कि T सरफेस माइनस के T फ्लूइड करके। अब H की हम बात कर रहे हैं, ये सब लिखे हुए यहाँ पर, Q हमारी हीट है, ये स्मॉल q है, मेरा कैपिटल Q लिखा हुआ है, A है हमारा एरिया विच इज पार्टिसिपेटिंग बिटवीन दी हीट ट्रांसफर, Ts इज द सरफेस टेम्परेचर, Tf इज द फ्लूइड टेम्परेचर। यहाँ पे स्मॉल लिया है मैंने, यहाँ पे कैपिटल में लिखे हुए हैं, आप समझ जाइएगा, ये सरफेस टेम्परेचर फ्लूइड टेम्परेचर है। H है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। अब H हमारा कई चीजों पर डिपेंड करता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा, आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने वहाँ पे हाथ से लिखा हुआ है यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा प्रिंटेड। जो हम H की बात कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट कितनी आएगी, व्हाट इज यूनिट ऑफ द H, यूनिट निकालेंगे कैसे करेंगे हम लोग, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास अभी आया है HA इंटू डेल्टा T, ये फॉर्मूला है किसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। H की मुझे यूनिट निकालनी है, तो H की यूनिट कितनी आएगी, वो Q अपॉन A इंटू डेल्टा T के बराबर। अब देखिए पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, ये किस में है, ये वॉट में है, एरिया किस में होता है, ये मीटर स्क्वायर में होता है, और ये किस में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड, या वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन जो सा आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर में अगर मुझे चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, तो डेल्टा टी
आप ऐसा समझ सकते हो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी सरफेस माइनस के टी फ्लूइड। अगर सपोज ये इसमें मैं कोई टेम्परेचर दे रखा है, सपोज 30 दे रखा है, तो +273 यहाँ करना पड़ेगा, माइनस टी एफ के लिए फॉर एग्जाम्पल 20 दे रखा है, तो मुझे +273 यहाँ भी करना पड़ेगा। तो जब माइनस माइनस ये माइनस बन जाएगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसमें। तो यू कैन से आप डिग्री सेंटीग्रेड पुट करें या केल्विन में, वो एक ही बात आएगी। तो आपको यूनिट कितनी याद रखनी है इसकी, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन या वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। अब एच जो है ये कई चीजों पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द सेवरल फैक्टर्स। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, उसकी डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट कितनी है। तो अगर प्रॉपर्टी चेंज होगी तो एच की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो हमारी चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, जो प्रॉपर्टी है। ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन से मुझे हीट ट्रांसफर पता करना है तो मेरे पास एक ही बाउंडेशन होती है, मुझे एच पता करना होता है, एरिया पता होता है, टेम्परेचर डिफरेंस पता होता है। तो मुझे हीट ट्रांसफर पता, अगर मुझे पता करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है, मुझे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एच की वैल्यू पता करनी है। तो एच मेरा किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी विस्कोसिटी क्या है इन पर डिपेंड करेगा। दूसरा रहेगा टाइप्स ऑफ द फ्लूइड फ्लो, लैमिनार है कि टर्बुलेंट है। अगर फ्लो लैमिनार है या टर्बुलेंट है, आपने फ्लूइड बगल से पढ़ा होगा कि लैमिनार फ्लो कैसे बोलते हैं, टर्बुलेंट कैसे बोलते हैं। अगर पार्टिकल्स एक डेफिनेट पाथ में मूव करेंगे तो लैमिनार, और जिगजैग वे में मूव करते हैं तो उसे बोलते हैं टर्बुलेंट। तो लैमिनार में एच की वैल्यू कुछ और आएगी और टर्बुलेंट में एच की वैल्यू कुछ और आएगी। टाइप्स ऑफ कन्वेक्टिव कन्वेक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस दो तरह के होते हैं, फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन। ठीक है, ये यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो अगर फोर्स कन्वेक्शन है तो उसे बोले उसके लिए एच की वैल्यू कुछ और आती है, और फ्री कन्वेक्शन उसके लिए एच की वैल्यू कुछ और आती है। एच मतलब कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइंड है। अगर कोई बॉडी है फॉर एग्जांपल ये वर्टिकल रखी हुई है तो इसके लिए एच हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ और आएगी। इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो इसके लिए एच की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको इंक्लाइंड कर दूंगा तो एच की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी। तो एच डिपेंड्स आल्सो ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। एंड लास्ट वन, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस एंड द फ्लूइड। जो सरफेस का और फ्लूइड का टेम्परेचर है, यानी कि जो टी सरफेस माइनस टी फ्लूइड, जो हम डिफरेंस लिया था डेल्टा टी वाला, इन दोनों टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर चेंज होते हैं तो एच की वैल्यू भी फिर से चेंज हो जाती है। एच डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, दैट्स व्हाई समटाइम इट इज कॉल्ड एज द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। एवरेज का मतलब यही होता है बिकॉज ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। तो वी विल फाइंड द एवरेज वैल्यू, हम इसकी एक एवरेज वैल्यू पता करते हैं। Now the next mode of heat transfer is radiation. The third and last mode of the heat transfer is called as the radiation. Radiation क्या होता है देखिए आप, radiation is the transmission of energy by the electromagnetic radiation or the waves. In the transmission of it is the transmission of energy by the electromagnetic radiation or the waves. जो radiation होता है वो electromagnetic wave की फॉर्म में होता है, electromagnetic radiation की फॉर्म में होता है। देखिए इसकी दो थ्योरी हैं, एक क्वांटा ऑफ फिजिक्स में आपने अगर उसको डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा, हमें जो फॉलो करना है, वी विल फॉलो दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसेप्ट, हम ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, हमें अगर कंडक्शन करना है तो कंडक्शन कहाँ होता है हमारा, कंडक्शन की जो फिनोमेना होती है वो होती है सॉलिड में, और जो कन्वेक्शन होता है वो कहाँ होता है हमारा, वो होता है जनरली किसी फ्लूइड में, यानी लिक्विड में या गैस में। रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द हीट बाय द थर्मल रेडिएशन प्रोसेस। अगर मुझे रेडिएशन की बात करूं तो रेडिएशन के लिए ना तो सॉलिड की रिक्वायरमेंट है, ना ही किसी फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है। इवन वैक्यूम के अंदर जहां पे ना कोई लिक्विड है ना कोई सॉलिड है, वहां पर केवल एक ही पॉसिबिलिटी है हीट ट्रांसफर की, वो है हमारा रेडिएशन हीट ट्रांसफर। कई बार ये एग्जाम में या फिर आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहीं पर वैक्यूम अगर है तो कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा या किस मोड से हीट ट्रांसफर होगी। आप ऐसे समझिए, अगर मैं किसी रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दूं या किसी स्पेस में वैक्यूम क्रिएट कर दूं, वहां पर अगर मैं चाय रख दूंगा गर्म अपनी, तो वो भी ठंडी हो जाएगी। वो क्यों ठंडी हो रही है, ड्यू टू द रेडिएशन हीट ट्रांसफर। क्योंकि रेडिएशन हीट ट्रांसफर कैसे होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी बाय द रेडिएशन हीट ट्रांसफर। इसके लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है। All bodies at temperature above absolute zero emit thermal radiation of all wavelength in all direction। कोई भी बॉडी है अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन भी है, 0 केल्विन मतलब कितना होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन बॉडी जो हमारी बॉडी होती है, हमारा जो टेम्परेचर अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड में बात करूं तो लगभग 37-38 के आसपास होता है। तो 37-38 डिग्री सेंटीग्रेड, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, -273। अगर किसी बॉडी का इतना टेम्परेचर भी है तो उस बॉडी से भी रेडिएशन निकलते हैं। हमारी बॉडी से भी हीट निकलती है। आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में अगर हम एक रूम में बहुत सारे लोग बैठते हैं तो हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है उससे हम लोग अनकंफर्ट फील करते हैं, बिकॉज एवरी बॉडी एमिट्स द थर्मल रेडिएशन। ठीक है, तो एवरी बॉडी एमिट्स द थर्मल रेडिएशन इवन द टेम्परेचर इज इवन 0 केल्विन, चाहे वो 0 केल्विन ही क्यों ना हो।
बर्फ होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो भी रेडिएशन निकालता है। एवरी बॉडी विच हैज द टेम्परेचर एटलीस्ट 0 केल्विन एमिट्स द थर्मल रेडिएशन ऑफ ऑल द वेवलेंथ इन द ऑल द डायरेक्शंस। अब इसी से कंसेप्ट हमारा एक आता है ब्लैक बॉडी का। रेडिएशन को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात करें ब्लैक बॉडी। ये ब्लैक बॉडी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है 22-23 में, 23-24 में, 20-21 में। तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली कई बार पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लैक बॉडी या डिफाइन ब्लैक बॉडी। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है? इट इज एन आइडियल हाइपोथेटिकल बॉडी व्हिच हैज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। कोई भी बॉडी, ब्लैक बॉडी का मतलब कलर ब्लैक से नहीं है, कलर ब्लैक ना भी हो तब भी ब्लैक बॉडी कहलाई जा सकती है। कब? अगर वो दो कंडीशन फुलफिल कर रही है। कौन कौन सी कंडीशन है हमारी? एट एनी टेम्परेचर ब्लैक बॉडी एमिट्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन। किसी भी टेम्परेचर पे जो ब्लैक बॉडी रहेगी वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन को एमिट करेगी। और दूसरा, ब्लैक बॉडी एमिट्स एब्जॉर्ब्स ऑल द सोलर रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, तो अगर हम किसी ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो अगर ब्लैक बॉडी अगर हमें रखी हुई है तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एमिट करेगी। तो यू कैन सी इट कैन मैक्सिमम एमिट, इट कैन मैक्सिमम एब्जॉर्ब। तो ये दो कंडीशन जो फुलफिल कर रहा होगा उसको बोलेंगे हम लोग ब्लैक बॉडी। जैसे आइस होता है, आइस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ब्लैक बॉडी। आइस कहने को कलर व्हाइट होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? वी विल ट्रीट इट एज अ ब्लैक बॉडी। व्हाई? बिकॉज इट फुलफिल्स दीज टू कंडीशंस। आइस जो होता है ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एमिट भी कर सकता है। सो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज द ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग ब्लैक बॉडी क्या होती है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एक टर्म आता है रेडिएशन में, एमिसिव पावर, इसको नोट करते हैं सिंबल ई से। एमिसिव पावर क्या होती है? किसी भी बॉडी से कितना रेडिएशन निकल रहा है, तो पर यूनिट एरिया में अगर निकालूंगा तो हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज द एमिसिव पावर। तो द रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ई। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जितना हीट रेडिएशन हो रहा है क्यू आर पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग एमिसिव पावर। इसकी यूनिट कितनी आएगी? देखिए ये रेडिएशन हीट पावर है तो वाट में रहेगा और एरिया किसमें? मीटर स्क्वायर में। सो वाट पर मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ दिस एमिसिव पावर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक और देखते हैं, एमिसिविटी। अब देखिए एमिसिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द टोटल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। देखिए सेम टेम्परेचर पर एक बॉडी और उसकी जो ब्लैक बॉडी रहेगी, ब्लैक बॉडी कौन सी बॉडी को बोल रहे हैं हम लोग? जो दो कंडीशन फुलफिल कर रही होगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन को एमिट करेगी। तो अगर हम कंपेयर करें किसी नॉन ब्लैक बॉडी को, तो किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर है, एमिसिव पावर की किसकी बात कर रहे हैं? एमिसिव पावर क्या बताया था मैंने? कितना रेडिएशन निकल रहा है पर यूनिट एरिया। एमिसिव पावर इज नथिंग बट हीट रेडिएशन पर यूनिट एरिया। तो कितना किसी बॉडी से होगा, इसको नोट करते हैं सिंबल एप्सिलॉन से। किसी बॉडी की एमिसिव पावर, इसका रेशियो किसकी एमिसिव पावर से? ब्लैक बॉडी। ईबी स्टैंड्स फॉर द ब्लैक बॉडी एमिसिव पावर। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द एमिसिविटी। अब चूंकि ऊपर एमिसिव पावर है, नीचे एमिसिव पावर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी कोई भी यूनिट नो नहीं होती है, नो यूनिट इज देयर। क्यों यूनिट नहीं है? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द एमिसिव पावर। वाट पर मीटर स्क्वायर को वाट पर मीटर स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं बचेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज द एमिसिविटी। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एप्सिलॉन। अब जो तीन टर्म ने पढ़े, एमिसिव पावर, एमिसिविटी, ब्लैक बॉडी, इसी से हम अगला कंसेप्ट है हमारा बेसिक गवर्निंग लॉ फॉर द रेडिएशन हीट ट्रांसफर। रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए किस गवर्निंग लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं? तो क्या गवर्निंग लॉ रहेगा? कंडक्शन के लिए फोरियर लॉ हो गया, कन्वेक्शन के लिए हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, रेडिएशन के लिए जो लॉ यूज करते हैं हम लोग उसे बोलते हैं हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज द गवर्निंग लॉ फॉर द रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ये क्या कहता है? According to this law, the emissive power of a black body is directly proportional to the force power of its absolute temperature. किसी भी ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर है EB, E stands for the emissive power and B for black body. It is directly proportional to the force power of its absolute temperature. जो भी इसका टेम्परेचर रहेगा उसकी फोर्स पावर के प्रोपोर्शनल में होता है। दिस लॉ इज कॉल्ड एज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसको भी सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो जब सॉल्व करेंगे तो EB इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट आएगा, दैट कॉन्स्टेंट इज सिग्मा e to the power 4. This law is called as the Stephen Boltzmann law, where sigma is equal to proportionality constant and known as Stephen Boltzmann constant.
स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो और सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो फिक्स है, वो आपको याद कर लेनी है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ये इसकी यूनिट होती है, केल्विन की पावर 4। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻4। तो यहां पर आ जाएगा हमारा ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग एम से पावर ई बी इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4। और आप कहेंगे कि हमने कंडक्शन कन्वेक्शन तो क्यू फॉर्म में निकाला था, यानी हीट ट्रांसफर की फॉर्म में, इसमें क्यू कहां पर है, ये से पावर है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिकॉज वी नो दैट ई बी इज इक्वल टू, जो हमने आप थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये कितना आएगा क्यू रेडिएशन पर यूनिट एरिया। यहाँ से आपसे पूछूंगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, तो कितना आएगा ई बी इंटू ए। यानी अगर मुझे हीट ट्रांसफर पता करना है तो ए में से पावर से क्या मल्टीप्लाई करना है, मुझे एरिया का मल्टीप्लाई करना है। तो वी कैन से हियर इस वाली इक्वेशन से, तो हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन कितना आ जाएगा, ये क्यू आर इज इक्वल टू ई बी इंटू ए। ई बी कितना है सिग्मा इंटू टी की पावर 4 और ए मुझे इसमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा सिग्मा ए इंटू टी टू दी पावर 4। ये आ जाएगा मेरा हीट ट्रांसफर की वैल्यू। सिंपल है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, हमारे पास हीट ट्रांसफर की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, सो दीज ऑल थ्री आर दी बेसिक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर एंड द बेसिक गवर्निंग लॉ ऑफ द हीट ट्रांसफर। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और रेडिएशन के लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तीन लॉ है, तीनों को आपको खास तौर से याद रखना है। इन तीनों लॉ से ही हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक हमारा, अगला टॉपिक है वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की, ये क्वेश्चन भी एक आया हुआ है हमारा 2023-24 में कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा या डिक्रीज करूंगा तो उसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये कोई भी सॉलिड रहेगा, एवरी सॉलिड, कोई भी सॉलिड अगर है, तीन कंडीशन से पॉसिबल हो सकती है हमारी। एक तो मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है और हमारा एक एलॉय हो सकता है। ये तीनों ही हमारे सॉलिड में आएंगे, मेटल, नॉन मेटल और एलॉय। अब देखिए यहाँ पे, अब जब हम हीट इंक्रीज करेंगे, जब हम किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये बेसिकली आती है विद टेम्परेचर। ये पूरा टॉपिक लिख देता हूँ मैं, विद टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, तो इसमें जब हम बात करेंगे हम लोग मेटल की, तो ये मेटल में क्या होता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मेटल की हम लोग हीट इंक्रीज करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल में जो मेन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो होता है ड्यू टू दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है हमारा किसमें, मेटल में। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन, जब हीट बढ़ेगी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे। जब इधर उधर भागेंगे तो क्या करेंगे, वो हीट के पाथ को रेजिस्ट करते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, देन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन व्हाट हैपेंड, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ेगा। जब मूवमेंट बढ़ेगा, इनमें इंटरेक्शन होगा, कोलिजन होगा, तो कोलिजन की वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर की वैल्यू कम हो जाती है। तो हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, के की वैल्यू भी कम हो जाएगी, बिकॉज वी ऑल नो दैट के इज इक्वल टू क्यू के बराबर आया था, आपको याद होगा, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर रेट। तो द मेन मोड ऑफ द हीट ट्रांसफर इन द मेटल इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके बाद में, मैं समझा दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो हीट ट्रांसफर मेरी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखिएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी K। जितना कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उतनी हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा, जितना कंडक्टिविटी कम होगी उतना हीट ट्रांसफर रेट कम होगा। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो फॉर्मूला हमारा आया था Q इक्वल टू माइनस KA dt ओवर dx, इन सबको अगर मैं कॉन्स्टेंट मान लूं तो Q क्या आएगा, Q इज प्रोपोर्शनल टू दी K। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जो K है वही हमारा Q है, यानी जितनी Q ज्यादा K ज्यादा रहेगा उतना हीट ट्रांसफर की वैल्यू हमारी ज्यादा रहेगी। नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा हमारा,
लेटेस्ट वाइब्रेशन बढ़ेंगे और लेटेस्ट वाइब्रेशन बढ़ेंगे तो हमारे एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा होगी, तो कंडक्टिविटी हमारी इसमें इंक्रीज हो जाती है। सेम एलॉय में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी हमारी इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू दी लेटेस्ट वाइब्रेशंस। तो दिस इज दी कंडीशन फॉर दी टेम्परेचर फॉर दी सॉलिड। लिक्विड की मैं बात करूं, अगर ये लिखा हुआ यहाँ पे जो लिक्विड में है, आप देखेंगे यहाँ पे, तो फॉर गैस की बात करते हैं पहले। तो गैस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी थ्योरी, द गैसेस ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द गैसेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, K is proportional to the root T, and inversely proportional to the square root of the molar mass, and K is proportional to the inversely proportional to the molar mass. In general, you can say the thermal conductivity of the gas increase with increase in temperature and decrease molar mass. ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें हमारा कंडक्टिविटी जो होती है गैस में, वो टेम्परेचर बढ़ने पे हमारी कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड के लिए। लिक्विड के लिए क्या होता है, लिक्विड के लिए हमारा उल्टा होता है। अनलाइक गैसेस द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी लिक्विड में, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है छोटा सा, आप लोग पढ़ लिए। तीन कंसेप्ट याद रखने हैं आपको, लिक्विड में और गैस में मोलर मास का कंसेप्ट आ जाता है। सॉलिड का इंपॉर्टेंट, सॉलिड में हमें खासतौर से याद रखना है मेटल, नॉन मेटल और एलॉय, जिसमें तीन रीजन हो सकते हैं जो मैं स्टार्टिंग में बताए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और आपका लेटेस्ट वाइब्रेशन की वजह से, और तीसरा क्या बताया था मैंने आपको उसमें, एक लेटेस्ट वाइब्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दी मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बताया था, मैं खुद भूल गया है, एक बार चेक कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और रैंडम कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के रैंडम कोलिजन की वजह से। तो इन तीन, यही तीन रीजन है जिनकी से हीट ट्रांसफर हमारी हो सकती है। तो देखेंगे हम लोग मेटल में, नॉन मेटल में और एलॉय में क्या डोमिनेंट रहेगा, उसके बेसिस पर हम बता देंगे कि हमारा हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। और हीट ट्रांसफर के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, जो लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज दी हीट कंडक्शन थ्रू मटेरियल ऑफ वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी वेरी कर रही होगी तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे उसकी हीट ट्रांसफर की वैल्यू को। तो देखिए इसके लिए क्या करना है मुझे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, एक यहाँ पे बना लेता हूँ एक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी वेरी कर रही है। सपोज ये टेम्परेचर मेरा T1 है, इसका टेम्परेचर मेरा T2 है, यहाँ पे डिस्टेंस सपोज ये x1 है, ये डिस्टेंस मेरी सपोज x2 है। x1 इज इक्वल टू 0 से लेके मान ले रहा हूँ मैं x2 इज इक्वल टू L तक। ये वही एक बॉडी है, सिंपल सा कोई ब्लॉक है, आप मान सकते हैं ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक में हमें हीट ट्रांसफर करनी है। ठीक है, और एरिया मैंने मान लिया सपोज इसका A है, एरिया मैंने मान लिया सपोज इसका A है। कंडक्टिविटी जो है वो इसकी वेरी कर रही है एज ए K0 1 प्लस अल्फा T। दिस इज द वेरिएशन गिवन फॉर दी कंडक्टिविटी, यानी K की वैल्यू जो है वो कुछ वेरी कर रही है किसी इक्वेशन की फॉर्म में, K0 1 प्लस अल्फा T। ये है हमारी वेरिएबल थर्मल कंडक्टिविटी। और बाकी हमारा ये हीट ट्रांसफर हो रही है हमारी ये Q, तो ये हमारा Q यहाँ पर ये आउट हो जा रहा है। अब मुझे निकालना है कि भाई इस वेरिएबल कंडक्टिविटी की वजह से हम हीट ट्रांसफर की वैल्यू को कैसे पता करेंगे, मुझे ये पता करना है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट, ऐसे केस में क्या करना है आपको, वी ऑल नो दैट फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन, बाय फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन। क्या कहता है भाई फोरियर लॉ, फोरियर लॉ किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, फोरियर यूज करते हैं किसी सॉलिड के लिए। तो किसी सॉलिड में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वी ऑल नो दैट द फोरियर लॉ फॉर द हीट कंडक्शन इज गिवन एज Qx इज इक्वल टू माइनस के Ka dt ओवर dx। ये होता है क्या हमारा, दिस इज दी फोरियर लॉ। तो आपको जब भी कंडक्टिविटी किसी मटेरियल की वेरी करेगी तो वेरी के आपको एक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन रहेगा, ऐसे क्या K0 प्लस 1 प्लस अल्फा T समथिंग समथिंग। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक फोरियर लॉ यूज करके, बेसिक फोरियर लॉ की इक्वेशन यूज करके इसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट करेंगे और इसको विद इन द लिमिट इंटीग्रेट कर देंगे। इतना सा काम करना है। तो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर फाइंडिंग द Qx इज इक्वल टू
माइनस के कितना दे रखा है, ये दे रखा है मुझे के नॉट 1 प्लस अल्फा टी इंटू ए इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लूंगा। तो वेरिएबल सेपरेट करता हूं तो एक dx को एक तरफ ले लेता हूं और dt को एक तरफ ले लेता हूं। यहां पर आ जाएगा मेरे पास qx इंटू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के के नॉट 1 प्लस अल्फा टी इंटू ए और इंटू डी टी। अब क्या करूंगा मैं, इसको मैं बताया, इसको मैं कर देता इंटीग्रेट। वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर वेरिएबल कंडक्टिविटी इक्वेशन कंडीशंस। इंटीग्रेट जब करेंगे तो इंटीग्रेट हमारा हो जाएगा dx, ये इंटीग्रेट हो जाएगा फ्रॉम ये वाला, और यहाँ पे वेरिएबल कितना है मेरा dt, तो मैं इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ पे। अब इसकी लिमिट पुट जब करेंगे तो यू कैन सी हियर जो टेम्परेचर कहाँ तक वेरी कर रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है T1 से T2। देखिए ये ऑब्वियसली क्लियर सी बात है, T1 से ग्रेटर देन T2। तो जो टेम्परेचर वेरी कर रहा है मेरा, वेरी कर रहा है T1 से लेके T2 तक, और जो x वेरी कर रही है मेरी वो x 0 से लेके L तक। तो लिमिट मैंने पुट कर दी 0 टू L। तो ये मैंने क्या लगा दी इसके अंदर, ये मैंने लिमिट पुट कर दी है। इन लिमिट के अंदर मैं क्या करूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंटीग्रेट करने से पहले क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लेंगे और जो हमारी इंटीग्रेटेड क्वांटिटी उसमें हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा qx, ये आ जाएगा मेरे पास qx इंटू ये इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 टू L इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या क्या है हमारे पास, ये जो इक्वेशन हमारे पास गिवन रहती है, ये जो इक्वेशन k इज इक्वल टू जो लिखी हुई है k नॉट 1 प्लस अल्फा टी। इसमें देखिए जो k नॉट होता है दिस इज द कांस्टेंट, अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट एंड t इज द टेंपरेचर। तो ये तीनों आपको गिवन रहेगी कि k नॉट मेरा कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है, दिस इज द कांस्टेंट। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, दिस इज द कांस्टेंट, ये टेम्परेचर है और ये मेरा कोफिशिएंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा। तो के नॉट मेरा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा मेरा, के नॉट बाहर आ जाएगा यहाँ पर। तो के नॉट को मैं ले लूंगा बाहर, माइनस के नॉट इंटू ए, ये भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अंदर कितना बचेगा मेरे पास 1 प्लस अल्फा टी इंटू डी टी, लिमिट वेरी फ्रॉम 0, लिमिट वेरी फ्रॉम T1 टू T2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, देखिए यहाँ पर इसमें जब लिमिट पुट तो कितना रहेगा। अब देखिए साथ साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में मैं यहाँ पे जो लिमिट है इसकी T1 T2, ये माइनस 1 लगा हुआ है। माइनस का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी मेरी, इंटरचेंज हो जाएंगी। तो लिमिट्स इंटरचेंज कर देता हूँ यहाँ पर, याद रहेगा मेरे पास Q इज इक्वल टू दी Q इंटू एक्स पे लिमिट पड़ेगा तो L, पहले भी x लिख देता हूं मैं, x लिमिट वेरी फ्रॉम 0 टू L इज इक्वल टू प्लस करा दिया मैं इसको, मैं k नॉट इंटू ए, तो मैं माइनस को ले लिया मैंने प्लस, तो प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी। तो लिमिट्स आ जाएंगी मेरी जो T1 से T2 थी और कितने से बन जाएगी मेरी T2 से T1। पहले कितनी थी T1 से T2, लिमिट्स कितनी बन जाएंगी अब T2 से T1, 1 प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे अब। ठीक है, अब करेंगे इंटीग्रेट, कितना है ये Q इंटू एक्स, अभी लिमिट पुट नहीं कर रहे, एक साथ लिमिट पुट करेंगे के नॉट इंटू ए 1 प्लस अल्फा टी। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो कितना रहेगा, ये रहेगा मेरे पास टी प्लस अल्फा टी, कितना रहेगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट वेरी फ्रॉम T2 टू T1। ठीक है, लिमिट्स को पुट कर देते हैं। जब लिमिट्स पुट करेंगे कितना रहेगा, Q इंटू एल इज इक्वल टू के नॉट इंटू ए, पहले T1 पुट करेंगे फिर T2 पुट करेंगे। तो T1 जब पुट करोगे तो कितना रहेगा T1 प्लस के अल्फा T1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना रहेगा T2, चलेगा T2 माइनस के अल्फा T2 का स्क्वायर बाई 2। ये मैंने लिमिट्स को पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा, यार मेरे पास Q इंटू एक्स इज इक्वल टू के नॉट इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे T1 माइनस T2, ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये कॉमन ले लेता हूँ कुछ, यानी T1 को T2 इसको कॉमन ले लो एक साथ, T1 माइनस T2 बचेगा, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इसको T1 माइनस के T2। ये कौन सा कॉमन ले लिया मैंने, ये T1 T2 जिसको मैं नीचे अंडरलाइन किया हुआ रेड कलर से। अब ये बचा मेरे पास अल्फा T1 स्क्वायर बाई 2 माइनस के अल्फा T2 स्क्वायर बाई 2, तो प्लस अल्फा स्क्वायर इट इज अल्फा T1 स्क्वायर, लिमिट पुट करके T1 स्क्वायर आएगा ये वाला। तो अल्फा बाई 2 जब कॉमन निकाल लूंगा तो कितना बचेगा अंदर, ये बचेगा मेरे पास T1 का स्क्वायर माइनस के T2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड।
ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो q इंटू एक्स इज इक्वल टू के नॉट इंटू ए। अब देखिए टी वन माइनस टी टू, और ये क्या बना हुआ है मेरा, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से भी मेरा कॉमन निकल जाएगा। तो पहले मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ ताकि आपको नोट्स में दिक्कत ना हो पढ़ने में। टी वन माइनस के टी टू प्लस अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू क्या रहेगा मेरे पास, टी वन माइनस के टी टू इंटू टी वन प्लस के टी टू, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए यहाँ पे ये टी वन माइनस टी टू जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या निकाल लूंगा, इसको मैं कॉमन निकाल लूंगा, यानी ये वाला टी वन माइनस के टी टू और ये टी वन माइनस टी टू दोनों स्टेप में से मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा। जब कॉमन बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू दी q इंटू एक्स इज इक्वल टू के नॉट इंटू ए, के नॉट इंटू ए, टी वन माइनस के टी टू, ये मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर। अब कितना बचेगा अंदर मेरे पास, अंदर बचेगा मेरे पास अब वन प्लस अल्फा बाई टू टी वन प्लस टी टू, तो आ जाएगा मेरे पास वन प्लस अल्फा बाई टू टी वन प्लस टी टू। ये मेरा क्वेश्चन पूरा यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट करके सारा सब कुछ मैंने सेपरेशन कर लिया। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो q इज इक्वल टू कितना रहेगा, q इज इक्वल टू के नॉट इंटू ए इंटू, इसको मैं एक साथ करता हूं ताकि आपको समझ आए, के नॉट के साथ ले रहा हूं मैं ये वाला टर्म, जो के नॉट है और जो ये टर्म है इसको मैं एक साथ ले रहा हूं। तो कितना रहेगा देखिए यहाँ पे, के नॉट वन प्लस अल्फा बाई टू टी वन प्लस टी टू, ठीक है, ये आ गया है वन प्लस टी वन प्लस टी टू इंटू ए इंटू टी वन माइनस के टी टू। अब आप देख सकते हैं ये जो इक्वेशन बनी है मेरी, ये बनी है जस्ट लाइक, यहाँ पे आप कह सकते हो जो इक्वेशन है q इज इक्वल टू, अगर वेरिएबल किसी कंडक्टिविटी होगी तो q की जो वैल्यू रहेगी दैट इज द के ए मीन, के मीन वैल्यू इंटू ए इंटू डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स, where K mean is the mean conductivity of the varying thermal conductivity material। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो डेल्टा टी है तो डेल्टा टी कितना रहेगा मेरा यहाँ पर, डेल्टा टी रहेगा मेरा यहाँ पर, और डेल्टा एक्स रहेगा, एक्स कितना रहेगा मेरा एक्स टू माइनस के एक्स वन, और ये बन जाएगा मेरा पॉजिटिव है क्योंकि पॉजिटिव लिखा हो तो डेल्टा टी कितना आएगा, तो पॉजिटिव के लिए अगर मैं टी टू माइनस टी वन करता हूँ, टी टू माइनस टी वन करूंगा तो क्या आएगा नेगेटिव, तो टी वन माइनस टी टू क्या आएगा मेरा पॉजिटिव, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, तो आएगा मेरे पास टी वन माइनस के टी टू, यहाँ पे ये लिखा हुआ है टी वन माइनस के टी टू लिखा हुआ है, हम इसी की बात कर रहे हैं। यू कैन से दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। अब मैं इसको कंपेयर करके अगर लिखूं तो ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड दैट, ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन जो के मीन आएगा वो कितना आ रहा है देखिए यहाँ पे, तो के मीन इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे मेरा के नॉट वन प्लस अल्फा बाई टू टी वन प्लस टी टू, ये आ गई मेरी के मीन की वैल्यू। अगर कंडक्टिविटी वेरी कर रही है, इफ कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज वेरिंग, वी कैन से द मीन कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू दी के नॉट वन प्लस अल्फा बाई टू इंटू टी वन प्लस टी टू। ये मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर फॉर दी हीट ट्रांसफर। इसकी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा तो आपके पास ये हीट क्या आ चुकी है, दिस इज ऑल्सो दी हीट, ये हमारी आ चुकी है हीट जो किसी वेरिंग कंडक्टिविटी मटेरियल से हमारी हो रही है। तो इसी को मैंने कंपेयर करके के मीन की वैल्यू और निकाल ली है। तो आपसे क्वेश्चन में के मीन भी पूछ सकता है या हीट ट्रांसफर पूछ सकता है, तो आप इससे इजीली बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मीन कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं अब थोड़ा सा और जल्दी फास्ट। एक असाइनमेंट मैं आपके लिए देता हूं, आप करके देखिएगा। अगर कंडक्टिविटी इस तरह से दे रखी हो किसी मटेरियल की, लेट अस सपोज दैट टेम्परेचर इज T1 T2, x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू L है, एंड एरिया मेरा A दे रखा है, T1 इज ग्रेटर देन T2 है, और जो कंडक्टिविटी है इसकी ये K, ये दे रखी है मुझे पे K नॉट वन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन में दे दूंगा तो आपको निकालना है इसमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
के मीन ये बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर रेट। ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा। क्वेश्चन वही करना है जैसे हमने प्रीवियस वाला किया है, आपको ये कंडक्टिविटी की वैल्यू चूज करनी है और वहां पे पुट करनी है और उसकी हेल्प से ये वैल्यू निकाल लेनी है। बाकी सब कुछ वही है। के नॉट हमारा कांस्टेंट है, के नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, अल्फा एंड बीटा आर दी कोफिशिएंट ऑफ, दे आर दी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसे करके देखिएगा। अगर आप इसे कर पाएंगे तो आप इसमें थोड़ा सा कंफर्ट फील करेंगे कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन वही है जो हमने स्टार्टिंग में स्लाइड 1 में देखा था, जो स्टार्टिंग स्लाइड में देखा था कि व्हाट आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और यू कैन सी जो जो हमने क्वेश्चन अभी टॉपिक पढ़े हैं कि सारे क्वेश्चन हमारे टॉपिक से हमारे कवर हो जाएंगे जो हमारे एक में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले डिफाइन हीट ट्रांसफर एंड इट इंपॉर्टेंस इन इंजीनियरिंग, ये हम पहले बता चुके हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है इसका, एप्लीकेशन क्या क्या होती है और हीट ट्रांसफर बोलते किसको है। दूसरा है हमारा लिस्ट ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जो Q इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन आया था के ए डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। के की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास Q अपॉन ए इंटू डेल्टा टी ओवर डेल्टा एक्स। So you can see these are the factors which affect the heat transfer rate, area, temperature difference and the thickness. What are the limitations of the Fourier law? ये भी हमने पढ़ा है, जो assumption पता है कि Fourier law के assumption क्या होते हैं। Explain the various mode of the heat transfer, 3 मोड पढ़े हमने, conduction, convection और radiation. Explain the Newton's law of cooling. Newton's law of cooling किसके लिए होता है, convective heat transfer के लिए होता है, वो भी हमने पढ़ा है। वो क्या होता है, Q is equal to जो H डेल्टा T वाला आया था। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी, कंसेप्ट ऑफ द ब्लैक बॉडी क्या होता है हम बता चुके हैं। ब्लैक बॉडी किसे बोलते हैं, जो मैक्सिमम अमाउंट को एमिट करेगी, जो मैक्सिमम अमाउंट को एब्जॉर्ब करेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर, ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है हीट ट्रांसफर में और थर्मोडायनामिक्स में। नेक्स्ट है हाउ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स इज डिफाइंड, व्हाट आर इट्स यूनिट। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है ये बता चुके हैं हम लोग कि Q इज इक्वल टू कितना रहता है, हीट ट्रांसफर के बराबर रहता है कब, जब यूनिट एरिया हो और यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट हो। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी, जो हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए टेम्परेचर घटाने पे या बढ़ाने पे कैसे कंडक्टिविटी वेरी करती है। तो दीज ऑल आर द टॉपिक्स व्हिच वी हैव कवर्ड इन दिस यूनिट 1 लेक्चर नंबर 1 फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे ये लेक्चर में हमारे सारे क्या हो गए, वो कवर हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग लेक्चर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए आपको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, हमारे पास गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में 2 कोर्स अवेलेबल हैं, वन फॉर दी कंबाइंड कॉम्बो पैक फॉर दी थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6। इसमें आपको सेम 5 और सेम 6 के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, 8 के 8 सब्जेक्ट। और एक और कॉम्बो पैक अवेलेबल है हमारे पास जिसमें केवल सिर्फ 5th सेमेस्टर के लिए, जिसमें केवल 4 सब्जेक्ट आपके लिए अवेलेबल है इंक्लूडिंग हीट एंड मास ट्रांसफर। तो आप चाहें तो सेम 5 के लिए या आप चाहे तो पूरे थर्ड ईयर के लिए यानी कि सेम 5 और सेम 6 दोनों के लिए उसे अवेल कर सकते हैं। कूपन के बारे में आपको बता ही चुका हूं, पहले भी फिर से बता देता हूं। आप लोग अगर 16 अगस्त तक इस कोर्स को अवेल करते हैं तो आप अगर कोड अप्लाई करेंगे इंडिपेंडेंस डे, तो आपके लिए जो फ्लैट 511 रुपए का जो कूपन है वो आपको इस पे अवेल करने में आसानी रहेगी। आप इतने रुपए का डिस्काउंट वहां पे इजीली अवेल कर पाएंगे फॉर ऑल द कोर्सेज फॉर द बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टिल 16 अगस्त। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे हम लोग कंडक्शन के बारे में ही, कि कंडक्शन को आगे फर्दर अगर हमें देखना है कि अभी कंडक्शन अगर हो रहा है तो कैसे हम लोग इसकी इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। तो कुछ डेरिवेशन पार्ट है तो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 2 में। तब तक हिसाब पढ़िएगा, कोई डाउट आए तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।